हेलो एवरीवन, पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन घटना चक्र की सीरीज में हम इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था की पूर्वालोकन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज की क्लास में हम केंद्र राज्य संबंध से आए हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसका जो थ्योरी पोर्शन दिया हुआ है उसके लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप वहां से जाके इसको पढ़ सकते हैं। चलिए इससे आए हुए सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, भारत के केंद्र राज्य से संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। ऑप्शंस हैं, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2, 2, 3, 4, 2, 4 और 5, 1, 2, 3 और 4। इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है। इसमें चारों कथन सही दिए हुए हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं भाग 12 में किया गया है। भारत में केंद्रीय नियोजन प्रणाली को अपनाया गया है। व्यवहार में देखने में यह आया है कि केंद्र एवं राज्यों में एक दलीय सरकारों के होने या विपरीत दलों की सरकारों के होने पर दोनों के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यद्यपि ये राष्ट्र के विकास में बाधक हैं। अगला सवाल है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये चारों ही सही हैं, तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं और व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, मैकेनिज्म फॉर डायलॉग, इन चारों पर निर्भर करते हैं। अगला सवाल है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होता है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। ये चारों ही सही दिए हुए हैं, इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य आपस में संबंध, पारस्परिक समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये चारों ही सम्मिलित होते हैं। अगला सवाल है, केंद्र राज्यों को विशेष रूप से किसी प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है, तो यह योजना प्रक्रम में राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में कहा गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। म्युनिसिपल संबंध का क्या आशय होता है? तो सरकार के सभी स्तरों, केंद्र, राज्य, स्थानीय आदि में आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग से है। भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद स्थानीय विकास के लिए योजना निर्माण, वित्तीय स्वायत्तता तथा संसाधनों के संग्रह एवं प्रबंधन में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इससे योजना निर्माण में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अत्यंत सीमित हो गया तथा केंद्र राज्य संबंधों में नया आयाम जुड़ा। अगला सवाल है, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? सहायक अनुदान है, तो राज्यों को ग्रांट सेट दिए जाते हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी होती हैं और कर सहभाजन भी होता है, लेकिन गडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण नहीं होता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए राज्यों को स्थानांतरण पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में किया जाता था। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने के साथ ही गाडगिल सूत्र आधारित अनुदान भी अब राज्यों के संसाधनों के आवंटन का माध्यम नहीं है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है? तो भाग 11 है, जिसमें आर्टिकल 245 से 255 में विधायी संबंध दिए हुए हैं तथा 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध दिए हुए हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध के प्रावधान संविधान के भाग 12 में हैं, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 267 से 281 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए हुए हैं? तो भाग 11 में दिए हुए हैं। संघ सूची अंतिम प्रविष्टि का सांख्यक 97 है, लेकिन प्रविष्टि 2A जो कि 42वें संशोधन से, 92A छठे संशोधन से और 92B 46वें संशोधन को जोड़ा गया है तथा प्रविष्टि 33 में 7वें संशोधन से एवं 92 101वें संशोधन का लोप कर दिया गया है, जिससे इस सूची में प्रविष्टियों की कुल संख्या 98 है। राज्य सूची में अंतिम प्रविष्टि का संख्यांक जो है वो 66 है, लेकिन 7वें संशोधन द्वारा प्रविष्टि 36, 42वें संशोधन द्वारा प्रविष्टि 11, 19, 20 और 29 तथा 101वें संशोधन द्वारा प्रविष्टि 52 और 55 का लोप किया गया, जिससे इसमें प्रविष्टियों की कुल संख्या
9 है। समवर्ती सूची में अंतिम प्रविष्टि का जो सांख्यांक है वो 47 है। 22वें संशोधन द्वारा 5 प्रविष्टियां 11A, 17A, 17B, 20A एंड 33A जोड़ी गई, जिससे इसकी कुल प्रविष्टियां जो हैं अब 52 हो गई हैं। इस तरह से अगर संघ सूची में बात करें तो 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 हैं तथा समवर्ती सूची में 52 प्रविष्टियां दी हुई हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो अनुच्छेद 245 और 246 करते हैं। अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन दिया हुआ है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। अनुच्छेद 56 और 57 में राष्ट्रपति की पदावधि और पुनः निर्वाचन दिया हुआ है, पुनः निर्वाचन की पात्रता दिया हुआ है। 141 और 42 में उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में उपबंधों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार की राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। और अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची की सूची 1 में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र को तथा सूची 2 जिसमें राज्य सूची है में शामिल विषयों पर राज्य को कानून बनाने की इजाजत देता है। वहीं सूची 3 जिसमें समवर्ती सूची के विषय हैं, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 245 और 246 केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है। अगला सवाल देखते हैं। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किसी एक में दिया हुआ है, तो वह 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां दी हुई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 98 सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची में 59 तथा समवर्ती सूची में 49। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, तो वो समवर्ती सूची है। भारत में निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान हैं, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। इस तरह से केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अवशिष्ट विषय क्या हैं? तो जो भी विषय किसी भी सूची में शामिल नहीं होते हैं वो अवशिष्ट विषय में आते हैं। 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आते हैं वह अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास सन्निहित हैं? तो वह संसद के पास सन्निहित हैं। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया हुआ है। अगर हम 1935 के शासन अधिनियम की बात करें तो वहां पर यह अधिकार 1935 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिया हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के ऐसे विषय माल या सेवा कर के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हैं विधि बनाए, तो संसद उस विषय के संबंध में भारत के पूरे संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? यह 1 वर्ष के लिए होता है। जो प्रस्ताव पारित किया जाता है राज्यसभा के द्वारा, उसके विदिन 1 ईयर अगर एक्ट बना दिया जाता है तो वह एक्ट भी 1 साल के लिए वैलिड होगा। और अगर नहीं बनाया जाता है, मान लीजिए प्रस्ताव पारित हो गया और 1 साल बीत गए, तो उसके बाद जो है इस प्रस्ताव के अंतर्गत उस विषय पर संसद कानून नहीं बना सकती है। प्रस्ताव पारित होने के विदिन 1 ईयर एक्ट पास करना होगा और जो एक्ट पास होगा उसकी जो समय सीमा होगी वो भी 1 साल की होगी। इस तरह से अनुच्छेद 249 के खंड 2 के अनुसार इस अनुच्छेद के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, परंतु यदि जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता है, 1 वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। इसका मतलब है कि अगर एक बार पारित हो गया तो 1 साल के लिए रहेगा और अगेन अगर राज्यसभा फिर से संकल्प पारित करती है तो वह फिर से 1 साल के लिए कितनी भी बार बनाया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद
49 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया है, प्रवृत्त होगा तो 1 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो 263 के अनुसार। 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि उसे यह प्रतीत हो कि इसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी। इसकी स्थापना राज्यों के बीच विवादों की जांच करने, उनको सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार करने, या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की जाती है। अतः अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत जो है वो संवैधानिक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत ही इसकी स्थापना होती है। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो अभी हमने देखा राष्ट्रपति के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत है तो यह संवैधानिक है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो वह राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की हुई है? तो 263 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है वो वर्ष 1990 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था। वर्तमान में 8 नवंबर 2024 की अधिसूचना द्वारा पुनर्गठित अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष होते हैं और उनके द्वारा नामित 9 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व अन्य संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक सदस्य के रूप में तथा 13 अन्य केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो कि अस्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात स्थिति में अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में किसी राज्य की विफलता के प्रभाव से तथा अनुच्छेद 368 जो है संविधान में संशोधन से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधिवत्तर संस्था या संस्थाएं हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद तथा राज्यपाल सम्मेलन, ये दोनों संविधानेतर और विधिवत्तर संस्थाएं हैं। इस तरह से ऑप्शन 1 और 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है, अतः यह एक संवैधानिक संस्था है। तो यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद नहीं होगा। आंचलिक या क्षेत्रीय परिषदें संसद के अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित की गई हैं, अतः ये विधिक संस्थाएं हैं, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद एवं राज्यपाल सम्मेलन संविधानेतर और विधिवत्तर संस्थाएं हैं। इस तरह से 3 और 4 नहीं होगा, जबकि 1 और 2 है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है तो संसदीय कानून के द्वारा किया गया है। संसद द्वारा अधिनियमित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदें उत्तरी, दक्षिणी, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। 1972 में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत किया गया। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो भारत के गृह मंत्री करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है। यह गलत है क्योंकि यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की है। तो उनमें कौन कौन सी हैं? दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी तथा केंद्रीय। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया, ये भी सही है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, ये भी सही है। क्षेत्रीय परिषद होता है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्यों के बीच अंतर्राज्य सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसके अतिरिक्त एनसीटी, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तीनों उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में है। दादरा और नौगर हवेली, दमन और दीव जो है वो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में है तथा पुडुचेरी की बात करें तो वह दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। और ये सब संघ राज्य क्षेत्र होते हुए भी क्षेत्रीय परिषदों में शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामले पर चर्चा तथा सिफारिशें करना होता है और यह एक परामर्शदात्री संस्था है। अगला सवाल है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? परिषदें भारतीय संघ
व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, एक तथा दो दोनों ही सही हैं। क्षेत्रीय परिषदें जो हैं वो भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। ये एक बेहतर मंच प्रदान करती हैं जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच पारस्परिक अमान्यताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्शों तथा परामर्शों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। ये आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए राज्यों के लिए सहयोगात्मक प्रयास के लिए क्षेत्रीय मंच है। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय पहलुओं को शामिल कर विशिष्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम है। इस प्रकार की क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। अगला सवाल देखते हैं। पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की स्थापना जो है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है? संगठक राज्य के राज्यपाल को शामिल किया गया है, संगठक राज्य के मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है, भारत के राष्ट्रपति तथा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य शामिल किए गए हैं, जबकि जो भारत के गृह मंत्री हैं वो पहले से ही शामिल थे। तो इस तरह से ऑप्शन ए 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1995 को हुआ था। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन 8 अगस्त 1995 को संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को शामिल करते हुए किया गया था तथा शिबू सोरेन इस परिषद के अध्यक्ष नामित किए गए थे। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय पानी के झगड़े में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 ये सही दिया हुआ है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में बना था। नदी बोर्ड एक्ट 1970 में नहीं, ये भी 1956 में बना था। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के साथ ही नदी बोर्ड एक्ट को बनाया गया था। राष्ट्रीय जल नीति 1927 में बनी थी। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो संघ और राज्य के संबंधों के लिए, केंद्र और राज्यों के संबंधों के लिए। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक गठन का आयोग किया गया था। बी. शिवरामन, एस.आर. सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। लगभग 1600 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा 19 अध्यायों के तहत कुल 247 अनुशंसाएं की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो एस.आर. सेन थे। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन दिया था? तो उन्होंने 1988 में दिया था। इस तरह से ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है वह केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध से है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण दिया हुआ है। अभिकथन जो है, सरकारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, तो ये सही है, अभिकथन सही दिया हुआ है। कारण देखते हैं, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, तो ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया और सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिश में अनुच्छेद 356 को कम से कम प्रयोग लाने में बल दिया। कई बार अनुच्छेद 356 का केंद्र में सत्तारूढ़ दलों द्वारा दुरुपयोग हुआ है तथा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा अन्य प्रावधानों पर विचार किए बिना जल्दबाजी में कर दी जाती है। इस तरह से कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया था? तो वो सरकारी आयोग ने किया था। इसी के अनुसरण में 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का जो है वो गठन किया गया था। कब किया गया था? 1990 में। किस अनुच्छेद के तहत? 263 और किसके माध्यम से? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के माध्यम से, राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान पर अंतर सरकारी परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो वो सरकारी आयोग ने किया था। निम्नलिखित में कौन से आयोग समिति की सिफारिश और भारत में अंतर्राज्यीय परिषद अभी हमने देखा सरकारी आयोग ने किया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं है। इसका गठन 1998 चुनाव सुधार और जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य जो था वो कार्यों में
चुनाव कार्यों में राज्यों की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का विशेष अध्ययन करना और उस पर अपना निष्कर्ष देना था। तीनों समितियां राजमन्नाथ पुंछी आयोग तथा सरकारिया आयोग केंद्र तथा राज्यों से संबंधित है। अगला सवाल है, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही हैं। राज्यों के पास विकास के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन और कथन जो है वो जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। इस तरह से ऑप्शन ही सही हो जाएगा। भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति और भूमिका जो है वो शक्तिशाली है। इस संबंध में राज्यों पर केंद्र का वर्चस्व है। यद्यपि वित्तीय विषयों का बंटवारा दोनों के मध्य किया गया है, किंतु वित्तीय स्रोतों का जो आवंटन है वो केंद्र के पक्ष में अधिक है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यही कारण है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे जो है वो बढ़ती जा रही है। अगला सवाल दिया हुआ है, कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्य में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257 में दिया हुआ है। इसके खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार के इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो भाग 12 करता है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय और प्रशासनिक संबंध दिए हुए हैं। भाग 12 में वित्त संबंधी संविधाएं और वाद दिया हुआ है तथा भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम दिए हुए हैं। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है तो 268 से 281 के अंतर्गत किया हुआ है। इनमें वित्तीय आगम स्रोतों का वितरण साम्यपूर्ण बनाने के लिए जटिल तंत्र की रचना की गई। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि यह विभाजन अस्थायी न हो तथा निश्चित अंतरालों पर उसका पुनरावलोकन हो और समायोजन किया जाए। अगला सवाल है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो अनुच्छेद 270 में दिया हुआ है। संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क अनुच्छेद 268 और 269 तथा 269A में निर्दिष्ट करों एवं शुल्कों को छोड़कर भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो अनुच्छेद 270 के तहत कृषि आय से भिन्न आय पर कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाते थे तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। वर्तमान स्थिति में अनुच्छेद 270 के तहत प्रावधानित है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क अनुच्छेद 268, 269 और 269A में निर्दिष्ट करों एवं शुल्कों को छोड़कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। अनुच्छेद 268 के तहत संघ द्वारा उद्गृहित एवं राज्यों के भीतर राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किए जाने वाले शुल्क आते हैं जिसमें संघ सूची में वर्णित स्टाम्प शुल्क भी शामिल है। और अनुच्छेद 269 के तहत संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर जिसमें अंतर राज्यिक व्यापार, वाणिज्य में माल के क्रय विक्रय या पारेषण पर कर आते हैं। तथा अनुच्छेद 259 की बात करें तो इसके तहत अंतर राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित तथा जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर उपबंधित संसदीय विधि द्वारा संघ और राज्यों के बीच प्रभाजित संबंधी प्रावधान दिए हुए हैं। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया हुआ वसूल किया जाता है और इसका विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, जो भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क है वो संघ सरकार द्वारा लगाया वसूल किया जाता है तथा राज्य का मतलब इसका विनियोजन जो है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस तरह से दोनों में से कोई नहीं सही है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर लगाया जाता है। तो पहला कथन दिया हुआ है संघ द्वारा लगाया जाता है, राज्य द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, संघ द्वारा लगाया जाता है और इसे संघ द्वारा ही एकत्रित किया जाता है। भारत में प्रतिभूति हस्तांतरण कर एसटीटी पर 2004 में लागू किया गया था। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो भू राजस्व कर है। प्रविष्टि 45 में भू राजस्व, जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू अभिलेख करना, राजस्व के प्रयोजनों के लिए और प्राधिकारों के अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का अन्य संग्रहण है के तहत राज्यों के अधिकार क्षेत्र की विषय वस्तु है तथा इसे पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 282 में किया हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान, जिसको डिस्क्रिशनरी ग्रांट बोलते हैं, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 282 में किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार संघ या राज्य किसी लोक प्रयोजन के लिए कोई अनुदान इस बात के होते हुए भी दे सकेगा कि वह प्रयोजन ऐसा नहीं है जिसके संबंध में यथास्थिति संसद या उस राज्य का विधानमंडल विधि बना सकता है। अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर संसद द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें सांविधिक अनुदान स्टैट्यूटरी ग्रांट कहा जाता है। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो नहीं। संविधान के अनुच्छेद 293 एक के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें ऐसे राज्यों का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूत देने तक ही है। अतः स्पष्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण संघ या फिर केंद्र सरकार के माध्यम से भारत सरकार की प्रत्याभूति पर ही प्राप्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को कृषि आय पर कौन समनुदेशित करता है? तो भारत का संविधान करता है। संविधान की 7वीं सूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्टि 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख है, अर्थात यह विषम राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 274 में कृषि आयकर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है तो वह सर्वोच्च न्यायालय है और संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वह उपर्युक्त मामले का निपटारा करता है, जबकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे के संदर्भ में सिफारिश करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? तो व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर। अनुच्छेद 276(2) के तहत राज्यों को उस राज्य में किसी एक नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तीय व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेय कुल रकम 2500 रुपए 60वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा 250 रुपए के स्थान पर प्रतिवर्ष तक सीमित कर दी गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेदों द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो 301 के तहत। भाग 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 301 के तहत अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? या मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अगला जो न्यू टॉपिक है वह है आपात उपबंध। चलिए इससे आए हुए सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल पूछा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? एक है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत आता है और अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करे? तो अभी हमने देखा 352 में भी जो है राष्ट्रीय आपातकाल दिया हुआ है तथा 355 में बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करना जो है भारत सरकार का दायित्व है। 352 में
यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। मूल संविधान का अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355 में संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। तथा अनुच्छेद 356 की बात करें तो यदि राष्ट्रपति के किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अगला सवाल देखते हैं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी में प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है, तो अभी हमने देखा 355 में दिया हुआ है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का, सशस्त्र विद्रोह का तथा आंतरिक अशांति का। तो इस तरह से 1 और 3 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सांप्रदायिक संघर्ष का राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के अंतर्गत नहीं आता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार कौन सा नहीं है पूछा है। युद्ध है, बाह्य आक्रमण है तथा सशस्त्र विद्रोह है, लेकिन आंतरिक शांति को खतरा नहीं है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है बाह्य आक्रमण के आधार पर। ऊपर युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन है, क्योंकि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, जिसको हम सशस्त्र विद्रोह बोलते हैं, बाह्य आक्रमण के आधार पर तथा युद्ध के आधार पर। तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है, तो बाह्य आक्रमण में और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 1, 3 और 4 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगता है तथा आर्थिक संकट पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। तो इस तरह से जो सही ऑप्शन है 1, 3 और 4 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित से खतरा हो। तो युद्ध के कारण हो सकते हैं, विदेशी आक्रमण हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, लेकिन आंतरिक उपद्रव के कारण नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन 1, 2 और 3 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो संघ मंत्रिमंडल के सलाह पर। 352 के खंड 1 के तहत यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के खंड 3 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा संघ के मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट का लिखित निश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, तो 352 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा कारण है। कथन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो इसमें दोनों ही कथन और कारण दिए हुए हैं, लेकिन जो है कथन कारण का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने व्याख्या भी करवाया है, तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, इस तरह से इसकी वजह से जो है हो भी सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसके संकट सन्निकट होने से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में होने पर संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। वस्तुतः युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकालीन स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है।
किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही क्या है? यह राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है, तो ये सही है। 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, तो ये 6 माह होता है। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, तो तीसरा सही है। 2 माह नहीं, 1 माह के भीतर होता है। संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, तो साधारण बहुमत नहीं होता है। संसद के दो तिहाई बहुमत पर इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, तथा संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, तो ये सही है। स्वीकृति जो है वो दो तिहाई बहुमत से मिलती है, लेकिन इसको वापस लेने के लिए साधारण बहुमत से ही इसको लिया जा सकता है। इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। इस तरह से हमारा पहला, तीसरा, 5वां और 6वां शामिल है, तो ये सी ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो अभी हमने देखा 1 महीने के अंतर्गत। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखे जाना आवश्यक है 1 माह के भीतर। संसद एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन के संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन, राजस्व के वितरण संबंधी अनुच्छेद 268 से 289 तक के प्रावधानों को राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 354 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित या उस आदेश में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन प्रभावी किया जा सकेगा। इनमें से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 359 के तहत। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात अब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अनुमूल्य अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः ही निलंबित हो जाता है। 356 में जो है वो राष्ट्रपति शासन दिया हुआ है। अनुच्छेद 13 में दिया हुआ है कि जो मूल अधिकारों से असंगत ना होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। 358 में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर मूल अधिकार 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। इस तरह से चारों अनुच्छेद आपने देख लिए। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है, तो मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकार को, अनुच्छेद 21A में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन से मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 21A भी शामिल है। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। साथ ही केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार के कारण आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत तब आदेश द्वारा इसे निलंबित कर सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन के A, C और D 3 ऑप्शन सही हैं, तो इसको जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? तो वह 20 और 21 है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, तथा आपात घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो वह संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 172(1) के परंतु के अनुसार आपात की घोषणा के प्रवर्तन में रहने की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अनधिक के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर आंतरिक अशांति के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जिसे 26 जून 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है। यहाँ पर कथन सही है लेकिन कारण गलत है। संवैधानिक तंत्र की जो विफलता है वो अनुच्छेद 356 में दिया हुआ है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गवर्नर के आधार पर। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो वह 356 के तहत। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? तो मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर एक सीधा ऑप्शन सही है। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों को किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करने का प्रभाव यह है कि उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य तथा राज्यपाल या राज्य के किसी प्राधिकारी या निकाय में निहित या उसके द्वारा प्रयोज्य सभी या कोई शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन प्रयोगतव्य होंगी। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्थिति में राज्य की विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती है, अभी तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे भंग कर सकता है अथवा उसका निलंबन कर सकता है। अनुच्छेद 19 राज्य में संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर जारी आपात उद्घोषणा के समय स्वतः निलंबित हो जाता है, न कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा के तहत। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो राज्य विधानसभा का विघटन होना आवश्यक नहीं है तथा स्थानीय निकायों का विघटन होना आवश्यक नहीं। तो इस तरह ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ सही है जबकि थर्ड सही नहीं है। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा एक न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है तथा उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती है जब तक कि ऐसी उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। इससे यह भी निर्धारित किया गया कि संवैधानिक तंत्र की विफलता यथार्थ में होनी चाहिए, न कि कल्पित आधारों पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है तो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती है, परंतु इसके 1 वर्ष से आगे प्रवृत्त रहने के संदर्भ में कोई संकल्प संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जबकि उस समय संपूर्ण भारत तथा संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रवर्तित हो। निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन करवाना संभव नहीं है। अगला सवाल है, राज्य दिए हुए हैं 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या। मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा 8, 10, 9, 6। मणिपुर में सबसे ज्यादा हुए हैं, वो 10 हैं। उत्तर प्रदेश में 9 है, बिहार में 8 है तथा उड़ीसा में 6 है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो पेप्सू में किया गया था, पटियाला एंड
ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। 1 नवंबर 1956 के हुए राज्यों को पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय कर दिया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया गया है। यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में है तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाली सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश में सक्षम है। तो यहाँ पर ऑप्शन केवल 1 सही है, क्योंकि अनुच्छेद 360(4) के उपखंड बी के अनुसार वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा निर्देश जारी कर भारतीय संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों, जिसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं, के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है। अगला सवाल है, विश्व वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कम करने का आदेश दे सकते हैं। तो ये सही है, अभी हमने देखा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति की विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने के आदेश दे सकते हैं, ये भी सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे। तो यहाँ पर 1/3 एंड 4th ऑप्शन सही है, जबकि सेकंड गलत है। 360(4) के उपखंड ए फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति राज्यों के राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकता है। 360(4) के उपखंड बी के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ साथ संघीय मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में आदेश दे सकता है, जबकि 360(4) के उपखंड ए 2 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की विचारार्थ आरक्षित किए जाते हैं। इस तरह से 1/3 एंड 4th सही है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो अभी तक नहीं की गई है, जिसका मतलब कभी नहीं, आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये सब के.एम. नाम्बियान ने बोला है। अगला टॉपिक है हमारा वित्त आयोग। चलिए इससे आए हुए सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, तो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य जो है वो संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में, राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में सलाहकार होती हैं। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि, संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति करता है? अभी हमने देखा 280। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है, ये गलत है क्योंकि वह एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया, सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकार होती हैं, ये भी सही है। 1950 में नहीं, 1951 में किया गया था। इस तरह से जो सही ऑप्शन है वो 2 and 3 है। इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर सांविधिक निकाय है वो गलत, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो 2 and 3 है, 1 and 4 नहीं है। ओके, 2 and 3 दिया हुआ है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो 280 के अंतर्गत किया गया है। निम्न में से किसी की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो वित्त आयोग के आधार पर होता है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुति के आधार पर? तो वित्त आयोग के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों के राजस्व बंटवारे के मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो अगेन वित्त आयोग करता है।
केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? अगेन वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया जाता है? तो हर 5वें वर्ष किया जाता है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। वित्त आयोग के नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, जिसमें एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। एक गलत है किंतु आर सही है। संविधान के अनुच्छेद 280(2) के अनुसार संसद विधि द्वारा उन अहर्ताओं को जो वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिससे उनका चयन किया जाएगा अवधारण कर सकेगी। तो यह अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास है। संसद द्वारा बनाए गए वित्त आयोग अधिनियम 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताएं, नियुक्ति, कार्यकाल, अहर्ता, वेतन तथा शक्तियों आदि को परिभाषित किया है। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। आयोग में कम से कम एक सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता, तो वो किए जा सकते हैं। और प्रथम जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी जी थे, ना कि के संथानम। इस तरह से केवल ऑप्शन एक ही सही है। इसमें 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और इनका जो चयन होता है उनमें से कौन कौन लोग होते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं या नियुक्त किए जाने के लिए आहरित हों, सरकार के वित्त और लेखों का विशेष ज्ञान रखते हों, वित्त मामले और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हों और अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखते हों। अतः यह आवश्यक नहीं कि आयोग का कम से कम एक सदस्य उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। इसी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पुनः नियुक्त किया जा सकता है। अगला सवाल है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। ये गलत है, क्योंकि हमने देखा टोटल 5 मेंबर होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 मेंबर। ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को नहीं, राष्ट्रपति को देते हैं। इस तरह से ना तो एक सही है, ना ही 2 सही है। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, तो ये वित्त आयोग का काम नहीं है। प्राप्त करों के भागों को राज्य के बीच में बांटना, ये सही है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार, ये भी सही है। संघ सरकार तथा राज्य सरकार बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना, ये भी वित्त आयोग का काम नहीं। इस तरह से ऑप्शन बी 2 और 3 सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 283 के तहत वित्त आयोग के जो कार्य हैं, उसमें पहला कार्य है केंद्र व राज्यों में राजस्व के वितरण और राज्यों के बीच उसके आवंटन के लिए मापदंडों सिद्धांतों की अनुशंसा करना। दूसरा है संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों के संबंध में सिद्धांत निश्चित करना। तीसरा है राज्यों के वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय समझाना। चौथा है कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करेगा। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना संसद का कार्य है, न कि वित्त आयोग का। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है नहीं, इसकी देखरेख वित्त मंत्रालय का कार्य है। अगला सवाल है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। राज्यों को दिए जाने अनुदानों के सिद्धांत से, राज्यों के एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यह अवसंरचना विकास है तो विदेश पूंजी अंतर्वाह प्रोत्साहित करती है, तो ऐसा नहीं है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है, ये भी नहीं है। या वित्तीय अनुशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, ये भी नहीं है। कोई भी सही नहीं है यहाँ पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों से सुझाव देता है: संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण। अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय। सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करे। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है तो राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो वित्त आयोग की होता है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो केसी पंत हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अतिरिक्त केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। 281 के तहत राष्ट्रपति इन सिफारिशों को उन पर की गई कार्यवाहियों के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के संदर्भ अवधि 2005 से 2010 तक थी। इसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी
राजन को बनाया गया था। और 13वें की बात करें तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर हैं। 14वें वित्त आयोग के गठन DY रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था तथा 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में डॉक्टर NK सिंह के अध्यक्षता में किया गया, जिन्होंने 2020-21 की अवधि हेतु अपनी पहली रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को तथा वर्ष 2021 से 26 की संदर्भ अवधि हेतु अपनी दूसरी रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी। और 16वें वित्त आयोग के गठन 13 दिसंबर 2023 को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया है। तो हमने देखा 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो डॉक्टर C रंगराजन है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर YV रेड्डी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह हैं तथा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, जो अभी प्रेजेंट में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल देखते हैं, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं, तो 16 बनाए जा चुके हैं। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजय केलकर जी हैं। 14वें वित्त आयोग के YV रेड्डी हैं। 15वें वित्त आयोग के NK सिंह हैं। वित्त आयोग का एक चेयरमैन तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा, तो भारत के राष्ट्रपति रखवाते हैं। अगला सवाल है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, कथन सही है। कारण दिया, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, तो वो कर सकता है। इस तरह से A सही है तथा R गलत है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो यह एक संवैधानिक संस्था है, ये ऑप्शन सही है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अगला टॉपिक है हमारा योजना आयोग तथा नीति आयोग। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, इसे परामर्शदात्री संस्था भी माना जाता है। योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा जी थे। इसका प्रमुख कार्य भारत की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में लाया गया। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इनसे पहले इस पद पर अरविंद पनगड़िया और राजीव कुमार थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया, तो 2015 में हुआ है। उसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई, तो संसद के एक अधिनियम से। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशिष्ट प्रस्ताव से उपयुक्त में से कोई है, तो यहाँ पे ऑप्शन C सही है। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा भारत पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने हैं तो निम्नलिखित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया, तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग एक संविधानोत्तर संस्था थी, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग की स्थापना की गई है तो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है, वह नीति आयोग है। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानोत्तर संस्था है, अभी हमने देखा नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है तथा योजना आयोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संविधानोत्तर संस्था है, तो वह योजना आयोग है। अनुच्छेद 315 में संघ एवं लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग दिया हुआ है। 280 में वित्त आयोग दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक संविधान का अंग नहीं है, तो योजना आयोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था, अगेन योजना आयोग। निम्नलिखित में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है, तो योजना आयोग का नहीं है, क्षेत्रीय परिषद का भी नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी नहीं है। इस तरह से ऑप्शन डी 1, 2 और 3। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग व क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1992 में योजना आयोग के अनुषंग के रूप में बनाई गई थी, जिसने राज्यों को योजनाओं के निर्माण में संयुक्त किया जा सके। योजना आयोग एक संविधान, अभी हमने देखा संविधानेतर निकाय था जो संघ के मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा गठित किया गया था।
क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसदीय अधिनियमों के तहत किया गया है। भारत की योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ बदलता रहता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? तो नरेंद्र मोदी संबंधित है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? उपराष्ट्रपति, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा जी थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। भारत में इनमें कौन सा आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? तो पी चिदम्बरम नहीं रहे हैं। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु भी। यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग एवं हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। कथन और कारक दोनों सही है, लेकिन कारक कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। इस तरह से एक ऑप्शन भी सही हो जाएगा। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एम.बी. माथुर ने दिया था। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया? 6 अगस्त 1952 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये सही है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है, तो अब तो नहीं है, क्योंकि योजना आयोग नहीं राष्ट्रीय विकास परिषद थी। योजना आयोग का, क्योंकि यहाँ पर पूछा है सही नहीं है, तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। ये सारे ही सही है, क्योंकि कथन बी गलत दिया हुआ है, तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, योजनाओं में धनावंटन सुझाती है। तो इसमें 1, 2 और 3 सही है, जबकि चौथा गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य हैं राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, साथ ही योजना के संसाधनों का मूल्यांकन करना, योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना, समय समय पर योजना के कार्यों की समीक्षा करना तथा राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सलाह करना। जबकि योजना में धनावंटन सुझाव का कार्य तत्कालीन योजना आयोग द्वारा किया जाता था, न कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो ये सारे ही हैं, अभी हमने देखा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? तो प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं करते हैं, तो इस तरह से ऑप्शन 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। इसमें कौन कौन लोग रहते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में, संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण रहते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री रहते हैं, सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रशासक रहते हैं तथा योजना आयोग के सदस्य रहते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? तो सचिव योजना आयोग के निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। कल की क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं तथा पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।